आज के सेशन में हम प्रकाश संश्लेषण को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। हमारा फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रटने पर नहीं, बल्कि एग्जाम में आने वाले सवालों को टैकल करने पर होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। नमस्ते सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सर, इस टॉपिक में ना कुछ चीजें हैं जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करती हैं, खासकर जब बोर्ड परीक्षा में जवाब लिखने की बारी आती है। बहुत अच्छा पॉइंट है अंजलि। चलो इसी सवाल से आज की क्लास शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखो, हम एक नन्हा सा बीज जमीन में लगाते हैं और कुछ ही सालों में वो एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है। कभी सोचा है उस पेड़ का इतना सारा वजन, उसकी लकड़ियां, पत्तियां, फल, ये सब आया कहां से? उसने तो हमारी तरह कभी रोटी सब्जी खाई नहीं। सर, इसका जवाब तो प्रकाश संश्लेषण ही है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देना कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं काफी होगा? ये तो बहुत ही बेसिक परिभाषा लगती है। इससे पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा तुमने अंजलि, और यही सोच तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स से अलग करती है। सिर्फ जानना काफी नहीं होता, उसे सही शब्दों में लिखना बहुत जरूरी है। तो चलो इस पहले खंड में हम बुनियादी बातों को एग्जाम के नजरिए से एकदम पक्का कर लेते हैं। तो देखो, एग्जाम में लिखने के लिए यह है आपकी सटीक परिभाषा। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये दो कीवर्ड्स, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, इनका जिक्र करना ही करना है, वरना नंबर कटेंगे। इसे असल जिंदगी से जोड़कर देखो। आम की एक गुठली सोचो, उसे क्या मिलता है? सूरज से रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी। बस इन्हीं तीन चीजों से वो एक बड़ा सा फलों से लदा पेड़ बन जाता है। ये प्रकृति का जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है, जहां पेड़ रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन जमा करता है। अब एग्जाम का सबसे जरूरी हिस्सा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। 6CO2 + 6H2O, तीर का निशान C6H12O6 + 6O2। और यहीं पर एग्जामिनर एक जाल बिछाता है। ज्यादातर स्टूडेंट समीकरण तो सही लिख देते हैं, लेकिन तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल लिखना भूल जाते हैं। अंजलि, ये बात गांठ बांध लो, इन दो शब्दों के बिना ये समीकरण अधूरा है और आपके नंबर सीधे कट जाएंगे। अच्छा, अब जरा दिमाग दौड़ाओ। प्रकाश संश्लेषण को अक्सर पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्या कारण हो सकता है? शायद इसलिए सर, क्योंकि ये पूरी फूड वेब मतलब खाद्य श्रृंखला का आधार है। सारे जीव जंतु इसी पर तो निर्भर करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये वही ऑक्सीजन भी तो छोड़ता है जिससे हम सब सांस लेते हैं। शानदार, तुमने दोनों मुख्य कारण बता दिए। सबके लिए भोजन और जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, दोनों इसी प्रक्रिया से मिलते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलो देखते हैं कि इस जादुई रेसिपी के लिए कौन कौन सी सामग्रियां जरूरी हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पिछले वाले से डायरेक्टली जुड़ा है, इसे ध्यान से समझना। तो ठीक है, अब इस खंड में हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की इस रेसिपी के लिए कौन से 4 मुख्य कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे कोई भी डिश बनाने के लिए सामग्री चाहिए, वैसे ही पौधे को भी चाहिए। अंजलि, इस टेबल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि वो 4 जरूरी चीजें कौन सी हैं। सर, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये 3 तो समझ में आ गए कि ये कच्चा माल है। लेकिन क्लोरोफिल को लेकर मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है। क्या ये भी एक सामग्री है जो इस्तेमाल हो जाती है, या ये सिर्फ वो जगह है जहां ये सब कुछ होता है? बहुत ही सटीक सवाल पूछा तुमने, और ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। देखो, क्लोरोफिल एक बावर्ची की तरह है। वो खुद सामग्री नहीं है। उसका काम है सूरज की ऊर्जा को पकड़ना ताकि खाना पक सके, लेकिन वो खुद खाने में नहीं बदलता। तो ये एक कच्चा माल नहीं है जो खत्म हो जाए, बल्कि एक सहायक है। इसे ऐसे समझो जैसे एक सौर ऊर्जा से चलने वाली रसोई है। सूरज की रोशनी उस रसोई का ईंधन है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कच्ची सब्जियां हैं, और क्लोरोफिल वो सौरल कुकर है जो ईंधन की ऊर्जा को पकड़कर सब्जियों को पकाता है। अब इस स्लाइड में देखते हैं कि एग्जामिनर हमें कहां फंसाता है। कई छात्र लिखते हैं कि क्लोरोफिल ऊर्जा बनाता है। ये बिल्कुल गलत है। क्लोरोफिल ऊर्जा बनाता नहीं है, वो केवल सूरज की रोशनी की ऊर्जा को फंसाता है, यानी ट्रैप करता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब एक सोचने वाला सवाल, अगर तुम एक पौधे को सिर्फ शुद्ध हरी रोशनी के नीचे रख दो तो क्या प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्लोरोफिल का रंग हरा है, इसका मतलब वो हरे रंग को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बल्कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी परावर्तित कर रहा है। तो अगर रोशनी ही हरी होगी तो उसे ऊर्जा मिलेगी ही नहीं और प्रकाश संश्लेषण लगभग रुक जाएगा। बिल्कुल सही, तुम्हारा लॉजिक एकदम परफेक्ट है। ये दिखाता है कि तुमने कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा है। बहुत अच्छे। चलो अब देखते हैं कि इन सामग्रियों से खाना बनाने की विधि यानी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी क्या है। अब हम आ गए हैं प्रक्रिया के 3 मुख्य चरणों पर।
अंजलि, एक बात का खास ध्यान रखना, एग्जाम के लिए इन स्टेप्स का क्रम यानी सीक्वेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे पीछे नहीं कर सकते। सर, मैं हमेशा इसी क्रम में गड़बड़ कर देती हूँ। मुझे कभी याद ही नहीं रहता कि पहले पानी टूटता है या पहले कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। यह एक आम समस्या है। चलो इसे लॉजिक से समझते हैं, रटना नहीं है। सोचो, सबसे पहले क्या चाहिए? ऊर्जा। तो पहला कदम है ऊर्जा का अवशोषण। फिर उस पकड़ी हुई ऊर्जा का कुछ इस्तेमाल होगा, है ना? तो दूसरा कदम है उस ऊर्जा से पानी को विभाजित करना। और जब पानी से हाइड्रोजन मिल गया तो आखिर में उस हाइड्रोजन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके ग्लूकोज बनाने में होता है। तो क्रम क्या हुआ? अवशोषित करो, विभाजित करो, अपचयित करो। और हाँ, जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो इसी दूसरे स्टेप का एक बाय प्रोडक्ट है। और एक परीक्षा टिप नोट कर लो, ये सवाल सीधा 3 नंबर का आता है। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण लिखें और जवाब में परीक्षक कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कीवर्ड्स ढूंढते हैं। इससे लिखना कभी मत भूलना। अब इन्हीं स्टेप्स के आधार पर एक सोचो वाला सवाल, जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से आती है या पानी H2O से? ये तो अब बिल्कुल साफ है सर, ये H2O से आती है, क्योंकि दूसरे चरण में पानी का अणु H2O ही तो टूटता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होते हैं। बहुत बढ़िया, तुमने प्रक्रिया को सही से समझ लिया है। अच्छा, अब ये जो CO2 है उसे पत्ती के अंदर आने के लिए एक खास दरवाजे की जरूरत होती है। चलो उस दरवाजे के बारे में जानते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्रूशियल टॉपिक। हमारा अगला विषय है रंध्र, जिसे अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। ये पौधे के लिए बहुत जरूरी प्रवेश द्वार हैं। समझो पौधे के नाक और मुंह की तरह। राजीव सर, अंजलि जरा कल्पना करो कि पत्ती की सतह पर हजारों छोटे छोटे छेद हैं। ये इतने छोटे हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन पौधे की पूरी जिंदगी इन्हीं पर टिके हुई है। ये तो बहुत दिलचस्प है सर, लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। पहला, बिना दिमाग के ये छेद अपने आप खुलते और बंद कैसे हो जाते हैं? और दूसरा, इन्हें बंद होने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? हमेशा खुले क्यों नहीं रहते? बहुत अच्छे सवाल हैं। देखो, इसका तंत्र बहुत सरल और शानदार है। हर छेद के दोनों तरफ 2 राजमा के दाने जैसी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। जब इन कोशिकाओं में पानी भरता है तो ये गुब्बारे की तरह फूलकर बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं और बीच का छेद खुल जाता है। और जब इनमें से पानी निकलता है तो ये पिचक जाती हैं और छेद बंद हो जाता है। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है पानी बचाने के लिए। अगर ये छेद हमेशा खुले रहें तो पौधा वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन से अपना सारा पानी भाप बनाकर खो देगा और कुछ ही देर में सूखकर मर जाएगा। इसलिए ये गैस लेने और पानी बचाने के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और परीक्षा का जाल यहीं पर है। छात्र अक्सर रंध्र का सिर्फ एक ही काम लिखते हैं, गैसों का आदान प्रदान। लेकिन पूरे नंबर चाहिए तो दोनों काम लिखने होंगे। पहला, गैस विनिमय यानी CO2 अंदर लेना और O2 बाहर छोड़ना, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का वाष्प बनकर निकलना। दोनों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अब एक सोचने वाला सवाल। सोचो, एक गर्म सूखे रेगिस्तानी इलाके में किसी पौधे का क्या होगा अगर उसके रंध्र किसी वजह से हमेशा के लिए खुले रह जाएं, बंद ही ना हो? ओह, वो तो अपना सारा पानी बहुत तेजी से खो देगा, मुरझा जाएगा और आखिर में मर जाएगा सर। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है अंजलि, और तुम्हारा यही जवाब हमें हमारे अगले विषय पर ले जाता है, रेगिस्तानी पौधे। वे इस जानलेवा समस्या से आखिर निपटते कैसे हैं? चलो देखते हैं उनकी अनोखी रणनीति। लेकिन सर, ये तो एक पहेली जैसी लग रही है। अगर वो दिन की गर्मी में पानी बचाने के लिए अपने रंध्र बंद रखते हैं तो फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलती कैसे है? बिना CO2 के तो खाना बनेगा ही नहीं। एकदम सही सवाल। यहीं पर उनकी अनोखी रणनीति काम आती है। वो समझो 2 शिफ्ट में काम करते हैं। रात में जब मौसम ठंडा होता है और पानी खोने का डर कम होता है, तब वे अपने रंध्र खोलते हैं और सारी जरूरी CO2 अंदर लेकर उसे एक मध्यवर्ती अम्ल यानी एक इंटरमीडिएट एसिड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। फिर दिन में वे अपने रंध्र मजबूती से बंद कर लेते हैं और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके उस स्टोर किए हुए अम्ल से अंदर ही अंदर अपना ग्लूकोज बना लेते हैं। राजीव सर, इसे ऐसे समझो जैसे कोई स्मार्ट इंसान रात में ही सब्जी खरीदकर फ्रिज में रख ले ताकि दिन की भीड़ और धूप से बच सके, और फिर दिन में आराम से घर के अंदर बैठकर खाना बनाए। राजीव सर, परीक्षा में छात्र यही समय रेखा यानी टाइम लाइन में गलती करते हैं। वे भूल जाते हैं कि कौन सा काम रात में होता है और कौन सा दिन में। बस इतना याद रखना है, CO2 का अवशोषण रात में और ग्लूकोज का संश्लेषण दिन में। राजीव सर, चलो अब मेरा आखिरी सोच वाला सवाल।
क्या ये प्रक्रिया एक सामान्य पौधे के तुलना में ज्यादा ऊर्जा कुशल है या कम? मुझे लगता है सर ये कम कुशल होनी चाहिए, क्योंकि CO2 को पहले एक एसिड में बदलो और फिर उस एसिड से वापस ग्लूकोज बनाओ, इसमें तो पौधे की अतिरिक्त ऊर्जा लगेगी। लेकिन शायद रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए ये कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा तर्क बिल्कुल सही है। ये कम कुशल है, लेकिन जिंदा रहना पहली प्राथमिकता है। बहुत अच्छे, तुमने आज सभी अवधारणाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। चलो अब जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। चलो अब अंतिम खंड में अपनी समझ को परखते हैं और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक बार दोहराते हैं। तो अंजलि, संक्षेप में हमने क्या सीखा? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके लिए 4 चीजें चाहिए: कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, धूप और क्लोरोफिल नाम का बावर्ची। प्रक्रिया के 3 कदम हैं: अवशोषण, विभाजन और अपचयन। ये सब रंध्र नाम के छोटे दरवाजों से होता है जो एक संतुलन बनाते हैं। और आखिर में रेगिस्तानी पौधों की एक खास नाइट शिफ्ट वाली रणनीति है। सब कुछ साफ है अब? जी सर, अब सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। इस तरह से दोहराने पर सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठ गए हैं। बहुत अच्छा। तो अब सभी छात्रों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। स्क्रीन पर देखो, खुले और बंद रंध्रों का एक साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाओ और प्रकाश संश्लेषण के संतुलित समीकरण को कम से कम 5 बार लिखो। इससे ये अवधारणाएं हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। चलो अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंजलि, क्या जवाब है तुम्हारा? सर, इसका उत्तर है बी, पानी। जैसा कि हमने चर्चा की थी, यह पानी के अणु के टूटने यानी फोटोलाइसिस से आता है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है सी, रक्षक कोशिकाओं में पानी की मात्रा पर। जब वे पानी से भरकर स्फीत यानी टर्जिड होती हैं तो छिद्र खुल जाता है, और जब वे पानी खोकर शिलत यानी फ्लैसिड होती हैं तो बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया। और ये रहा अंतिम प्रश्न। इसका उत्तर है बे, रात के दौरान। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि दिन की तेज गर्मी में पानी के नुकसान से बच सकें। शानदार अंजलि, 3 में से 3 सही। मुझे पूरा विश्वास है कि जो छात्र हमें देख रहे हैं वे भी इतना ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे।